स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल, क्लास 8 हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द कंपनी बिकम दीवान। किस तरीके से कंपनी को दीवान बना दिया गया। So the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha was granted to the East India Company on 12th August 1765 by the Mughal Emperor Shah Alam II. अब ये जो दीवानी बनाए गए थे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, इनको क्या ग्रांट किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब इंडिया के व्यापार करने आई थी ऑन 12th अगस्त 1765 के अंदर, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II, वो Through the Diwani, it secured the right to collect revenue of Bihar, Bengal and Odisha. अब ये जो दीवानी बनाए गए थे तो इनमें क्या था, इनको राइट दिया गया था कि ये क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बिहार स्टेट से, बंगाल स्टेट से और उड़ीसा स्टेट से। Thus, its control over Bengal was legislated and the revenue of the most prosperous of Indian provinces placed at its command. और पूरा का पूरा कंट्रोल जो था बंगाल के ओवर, इन्होंने जितना भी रेवेन्यू था, पैसा जो था, उसको मोस्ट प्रॉस्पेरस माना गया है उस समय का, और ये सारा उनकी ही कमांड के दौरान उनके पास रहेगा। Now, as chief financial administrator of the land under their control, the company decided to increase its revenue resources to meet the growing expense of the company. अब as a chief financial administrator को दे दी गया कि जितना भी लैंड है उनके कंट्रोल में, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर दिया जाएगा रेवेन्यू के रिसोर्सेज को, ताकि जितने भी एक्सपेंसेस है जो कंपनी कर रही है उसको मीट आउट किया जा सके। As time passed by, the company also learned that it had to move very carefully. जैसे जैसे समय बीतता गया, कंपनी को, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि अब हमें बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। Since they were a foreign power, they had to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. उनको पता था कि हम फॉरेन पावर में है तो सही, बट लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि पास्ट में जो रूल चला आ रहा था कंट्री साइड से, और वो इंजॉय कर रहे थे काफी ज्यादा, उनका ट्रेड व्यापार बहुत फेमस था, एंड उन्होंने अथॉरिटी और प्रेस्टीज भी उसी के बेसिस पे हासिल करी थी। Those who had local powers were to be controlled but not entirely eliminated. और जिन लोगों के पास लोकल पावर्स थी उनको कंट्रोल करना चाहिए था, ना कि पूरी तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए था। So in this chapter, we will read about how the company came to rule the countryside, organize revenue resources and produce the crop it wanted. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनी आई और उन्होंने रूल किया कंट्री साइड एरियाज पे, एंड उन्होंने किस तरीके से रेवेन्यू रिसोर्सेज जनरेट किया और कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जो कि उनकी जरूरत के लिए थे। आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए क्या सोर्सेज बने रेवेन्यू के, पैसा कहाँ से मिला कंपनी को? तो कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू विदाउट सेटिंग अप एनी फिक्स सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। कंपनी चाहती थी कि वो इंक्रीज करे रेवेन्यू, लेकिन वो कोई भी ऐसा फिक्स सिस्टम उन्होंने असेसमेंट का, कलेक्शन का सेटअप नहीं किया। दे ट्राइड टू एक्सप्लॉइट इंडियन ट्रेडर्स बाय बाइंग कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमेशा एक्सप्लॉइट करती थी इंडियन ट्रेडर्स को, क्योंकि वो क्या करती थी, कॉटन तो खरीदती थी, सिल्क क्लॉथ बहुत चीप का मतलब था बहुत सस्ते दाम में, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता वो खरीदती थी। सून देयर वॉज नो नीड फॉर द कंपनी टू बाय इंडियन गुड्स बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। और एक समय ऐसा भी आया जब उनको नीड ही नहीं हुई कंपनी को कि वो इंडियन के गुड्स को क्या करे, खरीदे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, सारा का सारा पैसा गोल्ड इंपोर्ट, मतलब बाहर से गोल्ड और सिल्वर खरीद लिया था ब्रिटेन से। तो द रेवेन्यू ऑफ बंगाल मेड फ्रॉम रिच इनफ टू डू सो, और जो रेवेन्यू था बंगाल का वो बहुत हाईली रिच माना गया था उस समय का। तो दिस हैड अ ड्रेडफुल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल। तो ऐसा करने से पूरा का पूरा बंगाल की जो इकोनॉमी वो हिल गई थी। तो प्रोडक्शन डिक्लाइन एज आर्टिशन फ्लैड फ्रॉम देयर विलेजेस टू एस्केप कंपनीज ऑफिशियल फोर्सिंग देम टू सेल एट चीप प्राइसेस। और धीरे धीरे वहाँ जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होता गया। आर्टिशन भी जो थे विलेजेस वगैरह के, वो अपने आप को एस्केप करके रखने लग गए, और कंपनी ऑफिशियल उनको फोर्स करने लग गए कि वो जितना भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको चीप प्राइसेस में बेचे। Moreover, a distress famine which occurred in Bengal in 1770, और उसके बाद बहुत ज्यादा फैमाइन की कंडीशन वहां देखने को मिली, अकाल पड़ गया वहां पर इन 1770 के अंदर बंगाल के अंदर, which wiped out
1/3 ऑफ द पॉपुलेशन किलिंग 10 मिलियन पीपल। और वहां पर उस समय जब अकाल पड़ा तो उस समय वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें देखा गया कि 10 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।